नमस्कार दोस्तों, डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा जो है एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो PYQ जो क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा और बिहार में जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके द्वारा जो पूछा गया है वो वन लाइनर के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने के लिए मिले और आपका फास्ट रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले एक क्लास आ चुका है जिसमें जो है हड़प्पा सभ्यता और जो पाषाण काल है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, एक वीडियो उसके चैनल पे पहले से है। और इस वीडियो में मैं पूरा जो है एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री जो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल का अगर आप पीरियड पता करना चाहेंगे तो वैदिक काल का पीरियड जो है आपका 1500 BC से शुरू होता है। ठीक है, और ये आपका जो है 1500 से लेकर 1000 तक जो है आपका होता है वैदिक काल। और उसके 1000 के बाद जो है आपका जो है उत्तर वैदिक काल का पीरियड शुरू होता है। यानी कि आप फिर से देखेंगे ध्यान से कि 1500 BC से लेके 1000 तक जो है आपका वैदिक काल है और 1000 के बाद से जो है आपका उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले वेद। कौन कौन से वेद है? तो 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। और इसके उपवेद से जो है कभी कभी ऐसे एक मिलाने के लिए जो है एक तरफ ये और एक तरफ ये जो है आपको दिया जाएगा और आपको डायरेक्ट जो है मिलाने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो है उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद बहुत आप इसको ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो है आयुर्वेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद का उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद। यजुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का जो है गंधर्व वेद। सामवेद में क्या होता है? तो इसमें संगीत से रिलेटेड जो है बात कहा गया है। और म्यूजिक का सबसे पुराना जो है कोई बुक जो है वो है सामवेद। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तो अर्थशास्त्र। तो 4 वेद और 4 वेद के 4 उपवेद जो है ये आप जो है ध्यान रखेंगे। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऋग का आयुर्वेद जिसमें इलाज होता है आपका, यजुर का धनुर्वेद, साम का गंधर्ववेद और अथर्व का अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इसके पुरोहित कौन कौन होते हैं? तो ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद का जो है अध्ययु, सामवेद का जो है उद्गाता और अथर्ववेद का जो है ब्रह्मा। ठीक है, ये 4 चीज़ जो है आप याद करके रखेंगे और साथ ही साथ इसका उपवेद। ठीक है, एक नोट है जो आप देख लेंगे कि ऋषि सोनक के अनुसार जो है आयुर्वेद को जो है ऋग्वेद का उपवेद, जबकि सुश्रुत का मानना है कि आपका आयुर्वेद जो है वो किसका है? अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। ऋषि सोनक का क्या नाम मानना है कि ये आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का है, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। और सुश्रुत का क्या मानना है? तो सुश्रुत का मानना है कि अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत कौन थे? कमेंट करके आप बता सकते हैं। सुश्रुत जो है आपके चिकित्सक थे। अगला है वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं अर्थ। और ये जो है आप पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि अघन्य का मतलब क्या होता है? तो अघन्य का मतलब होता है कि जिसका वध नहीं किया जा सके या वध न करने योग्य, अर्थात गाय। गाय को जो है अघन्य कहा गया है। दुहिता क्या है? तो दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। दुहिता किसको कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। उर्वरा, उर्वरा मतलब जुते हुए खेत, यानी कि जो खेत जिसको जोता गया है। ये उर्वरा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। उर्वरक कहाँ डालते हैं? खेत में, तो ये खेत से रिलेटेड है। लांगल, लांगल का मतलब हो गया हल। ठीक है, लांगल का मतलब हो गया आपका हल।
इसके अलावा जो है जैसे यौ किसको कहते हैं, तो यौ कहते हैं आपके जौ को, यौ कहते हैं जौ को, गोधुम कहते हैं गेहूं को, हिरण्य या सुवर्ण कहते हैं सोना को। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरण्य और सुवर्ण जो है सोना को कहते हैं। करीश कहते हैं गोबर की खाद को। वेकनाट कहते हैं ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, जो भी साहूकार वर्ग होता है जो कि कर्जा चलाते हैं गांव देहात में या सब जगह। तंदुल मतलब चावल और व्रीहि मतलब धान। तो ये कुछ शब्दावली हैं जो कि ऋग्वैदिक काल के हैं और जिनका वर्तमान में ये अर्थ है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर देखेंगे क्योंकि हम लोग को साथ साथ याद करते हुए भी चलना है। अघन्य, अघन्य, ठीक है, अघन्य किसके लिए, तो गाय के लिए। दुहिता तो लड़की के लिए, पुत्री के लिए। उर्वरा जोते हुए खेत के लिए। लांगल, हल, ल, ल ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला है यौ, तो यौ तो देखिए जौ जैसा ही उच्चारण हो रहा है, यौ का जौ। गोधुम तो गेहूं को, जो गांव में हम लोग गेहूं कहते हैं, ठीक है, गेहूं तो है लेकिन गांव में हम लोग गेहूं कहते हैं, तो इसे गोधुम। हिरण्य, सुवर्ण, तो सुवर्ण अगर दिया रहेगा तब तो आसान है, हिरण्य दिया रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला है करिश, तो गोबर की खाद। वेकनाट, तो वेकनाट क्या है, एक समूह है किस चीज़ का, जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग है ये। अगला है तंदुल, तो तंदुल जो है चावल, व्रीहि मतलब धान। तो ये कुछ शब्दावली हैं जो आप याद करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो पूछा गया कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम और पेय पर नामाकृत देवता को, सोम रस के बारे में जो है और उससे रिलेटेड जो देवता हैं उनके बारे में ये बात दिया गया है। अगला है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है। बोगाज कोई जो है एक आपका इंस्क्रिप्शन है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है और ये आपका ईरान में है। ये अभिलेख जो है आपका ईरान में है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पे लड़ा गया। तो किस नदी के तट पे लड़ा गया, तो परुष्णी नदी के तट पे जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जो वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं के बारे में दिया गया है, जैसे कि वेद है, वेद का जो है ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्य है और उपनिषद है। ठीक है, तो इनका जो है ये सब वेद का जो है अलग अलग जो है आपका दिया हुआ। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो ऐतरेय। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है, 2 है, ऐतरेय और कौशितकी। फिर आरण्य भी वही है आपका और उपनिषद भी यही है, तीनों। तो ये याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए कि अगर ऋग्वेद का बात करें तो ऐतरेय और कौशितकी ऐसे करके आप याद कर लिए, ऐतरेय और कौशितकी। तो आपका ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद तीनों इनका सेम है। अगला बढ़ेंगे तो अगला देखेंगे सामवेद। सामवेद में क्या है, तो तांडय और जैमिनी है। फिर जो है अगर आरण्य की बात करेंगे तो जैमिनी और छांदो आरण्यक, और छांदोग्य जो है सबसे प्राचीन आपका क्या है, उपनिषद है। ठीक है, और जैमिनी है। अगला देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है तैत्तरीय और शतपथ, तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसमें से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण सबसे बड़ा है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा है। और ये क्या है, ये आपका ग्रंथ है। अगला है तैत्तरीय और फिर शतपथ, और यहाँ है बृहद आरण्यक और कठोपनिषद। ठीक है, बृहद आरण्य और कठोपनिषद। तो कठोपनिषद किसका उपनिषद है, तो यजुर्वेद का। कठोपनिषद यजुर्वेद का। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद का क्या है ब्राह्मण, तो गोपद ब्राह्मण।
और इसमें उपनिषद कौन सा है, तो मुंडको उपनिषद, यहीं से जो है सत्यमेव जयते जो है आपका लिया गया है। मांडको उपनिषद सबसे छोटा है। तो देखिए 3-4 प्रश्न जो है यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है, मतलब बन सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटा सबसे प्राचीन कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है आपका शतपथ ब्राह्मण है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आपका मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, अगला है ऋग्वेद और ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ जो हैं, जिनका उस समय क्या नाम था और अभी क्या नाम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। जैसे वितस्ता, ये जो है बार बार पूछा जाता है, किसका पुराण ऋग्वैदिक काल का नाम है, तो झेलम नदी का। परुष्णी, परुष्णी अभी जो हम लोग पीछे पड़े, जहाँ जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ, परुष्णी नदी, तो ये अभी किसका नाम है, तो रावी नदी का। विपाशा, विपाशा वसु, तो व्यास ऐसे याद कर सकते हैं कि विपाशा तो व्यास। ठीक है, व्यास नदी का जो है ऋग्वैदिक काल यानी प्राचीन नाम क्या था, तो विपाशा। द्विशद्वती जो है घग्गर नदी का, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक करते चलूँगा, जो कि पूछा जा सकता है। अगला है कुंभा, तो काबुल नदी जिसका नाम है काबुल। अस्कनी, ये इम्पोर्टेंट है, तो अस्कनी किसका नाम है, चिनाब का। सदानीरा, सदानीरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, गंडक का, ये याद रखेंगे। और गोमती तो गोमत, अभी तो ये करेंट जो है गोमत नदी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो गंगोत्री मंत्र, सॉरी गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र कहाँ है, तो ऋग्वेद में। ठीक है, कौन से मंडल में है, आप कमेंट करके बताइए कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में दिया हुआ है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उद्यत हुई थी, मतलब स्पष्ट रूप से, तो धर्म शास्त्र के समय, तो धर्म शास्त्र के समय जो है अछूत की अवधारणा जो है यानी अनटचेबल की अवधारणा जो है क्या हुआ था, स्पष्ट रूप से जो है उत्पत्ति स्पष्ट रूप से पता चलता है। तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के समय में, तो धर्मशास्त्र जो है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से जो है छुआछूत का जो है कंसेप्ट आपको दिखता है। अब कुछ जो देवता हैं और उनका काम है, तो कुछ देवता और उनसे रिलेटेड कुछ काम जो है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। जैसे इंद्र, इंद्र तो एकदम याद कर लेना है कि इंद्र का क्या काम है और किस चीज़ के देवता थे। तो इंद्र जो है युद्ध और वर्षा के देवता थे, ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। अग्नि जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थता करने के लिए यानी माध्यम थे कौन, अग्नि देवता। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ हवन कुंड के माध्यम से कहाँ डालते हैं, तो अग्नि में डालते हैं, तो वो कहाँ पहुँच जाता है, सीधा देवता को। ये जो है कहाँ है आपका ऋग्वैदिक काल में ये वाला कंसेप्ट था। और अभी भी जो है आप हवन किया जाता है और हवन में आहुति दिया जाता है, और वो ये मान के कि ये सारा जो है भगवान को पहुंच जाएगा। तो अग्नि क्या हो गए, मनुष्य और देवता के बीच के एक माध्यम हो गए। वरुण, वरुण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वरुण, वरुण से पूछा गया था कि रीत के देवता कौन है। ठीक है, तो रीत के देवता जो हैं आपके वरुण हैं। आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं रीत या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, रीत परिवर्तन और दिन और रात का कर्ता। तो ये कौन है, वरुण। तो वरुण से रिलेटेड जो है, वरुण को एकदम याद करके रखना। वरुण, इंद्र, अग्नि, ये लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट देवता हैं। अगला है ध्यव, तो ध्यव जो है आकाश के देवता हैं। सोम, वनस्पति, जो आपके 90 मंडल में दिखे थे, तो ये वनस्पति के देवता हैं। उषा, भोर प्रकाश या ऊर्जा का, उषा छठ पूजा में जो है हम लोग जो सुबह जाते हैं अर्घ देने, ठीक है, उषा अर्घ। तो उषा किसकी देवता है, तो भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक। अश्विन जो है ये किस चीज़ के देवता हैं, तो विपत्तियों को हराने वाले देवता हैं, विपत्तियों को हराने वाले। और पूषण जो है पशुओं के देवता है। पूषण किसके हैं, पशुओं के देवता हैं।
विष्णु जो है किसके हैं? विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। मारुत जो है मारुति नंदन, तूफान का देवता यानी पवन। रुद्र जो है आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। तो देखिए इसमें से आपको जो है एक बार जो है शुरू से देख लेते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, उसके बाद सोम, अश्विन, रुद्र, मारुत, लगभग जो है एक दो को छोड़ के सब इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो आपको क्वेश्चन के रूप में ये दिखेगा और दिखता भी है। उसके बाद है दिशा और उनके राजा। जैसे कि अलग अलग दिशा में जो है अलग अलग राजा थे, तो उनको क्या कहा जाता था। जैसे ये 4 दिशा है, तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूरब दिशा और ये सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले पूरब के जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था या किस नाम से वो जाने जाते थे? तो सम्राट। तो इसीलिए जो है अशोक सम्राट जो है टर्म यूज़ किया जाता है, और ये इधर ही जो है आपका हम लोग का बिहार है। अगला है पश्चिम, तो पश्चिम में स्वराट। स्वराट यानी गुजरात के जो टाइप जगह है, तो स्वराट यूज़ किया जाता है। उत्तर में जो है विराट। ठीक, उत्तर में जो है आपका विराट यूज़ किया जाता था। और वही अगर मध्य में किया जाए, मध्य में, तो मध्य में किया जाता था आपका राजा। ठीक है, मध्य में जो क्षेत्र थे वहाँ जो साम्राज्य, वहाँ के जो राजा होते थे वह राजा यूज़ करते थे अपने नाम के लिए। फिर दक्षिण में जो है भोज। दक्षिण में जो है राजा अपने नाम के पीछे भोज लगाते थे। ठीक है, तो ये 4 चीज़ जो है कभी कभी जो है आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर में क्या है? सम्राट, दक्षिण में स्वराट, दोनों में से, तो सॉरी उत्तर नहीं, पूरब में जो है आपके सम्राट और पश्चिम में आपके पूरब में आपके सम्राट और पश्चिम में आपके स्वराट। ध्यान रखेंगे दोनों में है, पूरब और पश्चिम, सम्राट और स्वराट। उसके बाद है उत्तर में विराट और बीच में जो है आपके राजा और दक्षिण में भोज। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए समय लगेगा, लेकिन आप इसको आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। केवल वीडियो देखने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 2-3 हज़ार साल पहले, यानी 3,000 साल पहले का मतलब हो गया कि 2000 तो आपका BC में AD में आ गया है, और 1000 पहले यानी 1000 BC इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यानी लोहा का प्रयोग कहाँ से शुरू होता है? उत्तर वैदिक काल से। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि लोहा का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। अगला है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ये बात भी ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते। तो ये जो है आपका वैदिक काल जो है ख़त्म हो गया। वैदिक काल में जो है किसको क्या कहते हैं, किसे वेद का कौन सा उपवेद है, कौन उसके पुरोहित हैं, उसके बाद कौन कौन से देवता जो बहुत प्रचलित हैं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद कौन इम्पोर्टेंट है, और कुछ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारा जो है आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो है BPSC से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक, और जो प्योर और जो कुछ रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध जी का देहांत कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, अगला देखेंगे कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश तो सारनाथ में। बहुत रिपीटेड और कॉमन क्वेश्चन है। फिर है बौद्ध संगीतीय। तो बौद्ध संगीतियों का जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे? ये तो अभी अगर क्वेश्चन टफ बनाना होता है तब अध्यक्ष पूछा जाता है,
नहीं तो नॉर्मल, शासक, स्थांश और ये पूछा जाता है। और टब बनाने के लिए जो है आपका समय पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग सबको देखते चलेंगे। तो पहला देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगृह में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। देखिए, जब कोई सबसे ऊंचा होता है तो उसके में क्या लग जाता है? महा। ठीक है, जैसे महामंत्री। तो प्रथम अगर कोई करेगा तो वो महान ही होगा, तो महाकश्यप। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अगर प्रथम है तो महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के। और ये किस वंश के थे? आर्यक वंश के। अगला है कि द्वितीय। द्वितीय कब हुआ था? तो 1 साल बाद, 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। और ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और ये कौन, किनके अध्यक्षता में हुआ था? तो सबक मीर, यानी सर्वकामी या फिर सबक मीर के अध्यक्षता में हुआ था। और किसके शासन काल में? तो कालाशोक। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक। इसको याद कैसे करेंगे? द्वितीय। तो द्वितीय के लिए सर्वकामी, यानी जो दूसरा आदमी होता है घर का, वो क्या करता है? सभी काम को करता है। जो घर का दूसरा आदमी होता है, बड़ा आदमी क्या होता है? वो तो महान हो जाता है, वो तो कुछ काम करेगा नहीं, तो वो पहले में चला जाएगा। लेकिन जो घर का दूसरा व्यक्ति होता है, यानी छोटा बेटा होता है 2 नंबर, तो वो क्या करेगा? सर्व काम, यानी सब काम करेगा। तो दूसरा क्या करेगा? सब काम करेगा, यानी कि सर्वकामी। और सब काम करके क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। क्योंकि काम कहाँ करेगा? धूप में। और धूप में काम करने से क्या होता है? आदमी काला हो जाता है, तो कालाशोक। ठीक है। तृतीया क्या है? तो तृतीया, तो ये तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। देखिए, अब यहाँ भी पुत्र है, पाटलिपुत्र, और यहाँ भी पुत्र है। ठीक है। तो मोगलीपुत्र सिद्धिस, और किसके काल में हुआ था? अशोक के। ठीक है। तो तृतीया कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र तीन दोनों में पुत पुत लगा है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के। पहले कौन होता है? काला अशोक हो जाता है। ठीक है, काम करते करते काला अशोक हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका अशोक। चौथा है तो ईस्वी का प्रथम शताब्दी, यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके कौन थे? तो वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष और कनिष्क। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक ही में जो है उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है, और वो किस में? तो चौथा में। इसके शासक कौन थे? कनिष्क। तो वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो केवल चौथा ही अधिवेशन है, चौथा ही आपका संगति है या अधिवेशन, जिसमें उपाध्यक्ष के बारे में बात किया जा रहा है। इससे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा? वो महान होगा। महान होगा। दूसरा को क्या करना होगा? तो दूसरा को सब काम करना होगा, तो सबक मीर। तीसरा क्या है? तो ये भी पुत्र है, पाटलिपुत्र, और ये मोगलीपुत्र। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पाटलिपुत्र में कौन था? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र। और चौथा में जो है वसुमित्र। आप इसका अगर कोई ट्रिक आपको समझ में आ रहा है तो आप इसका कोई ट्रिक जो है कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, तो इनके मृत्यु के बाद 1883 में ही पहला बौद्ध संगति होता है। कहाँ? राजगृह में। और इसके किसके अध्यक्षता में होता है? तो अभी हम लोग पढ़े कि महाकश्यप। और राजा कौन थे? तो अजातशत्रु। शासक कौन था? अजातशत्रु। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो
आपका बौद्ध धर्म से। स्तूप, चैत्य और विहार। देखिए चैत्य जो है टेम्पल की तरह होता है जहाँ पूजा करते हैं। विहार जो है जो मॉन्क होते हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो साधु होते हैं बुद्धिस्ट, उनको वो रहने का उनका स्थान होता है। स्तूप जो होता है, स्तूप के अंदर क्या होता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो बौद्ध मुनि होते हैं, उनके स्तूप, उनके जो अवशेष होते हैं उसके नीचे रख के एक अंडाकार जो है शेप बनाया जाता है, उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है। अगला है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं और संबंधित स्थान। तो देखिए ये क्लियर लिखा हुआ है आपका। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये कहाँ? नेपाल में था। ज्ञान प्राप्ति हुआ है इनको बिहार में, यानी कि बोध गया में। प्रथम प्रवचन यानी सारनाथ, ये है उत्तर प्रदेश में। और निधन भी कहाँ हुआ है इनका? तो उत्तर प्रदेश में। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में। क्योंकि देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है तो वो है 5वां। तो किस पीढ़ी का है? तो 5वें पीढ़ी का है। त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है वो क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। अब कौन कौन सा है? तो अभिधम पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। 3 पिटक है, अभिधम, सुत और विनय पिटक। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है। तो रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। अगला, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क राजा के समय जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध जी को खुद को देवता नहीं मानते थे। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है। तो कब नालंदा विश्वविद्यालय बना था? तो कुमार गुप्त के समय जो है ये बना था, गुप्त काल में। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला जो है स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। और ये क्या है? पाल वंश के समय। और ये कहाँ है आपका? भागलपुर कहलगांव में। भागलपुर कहलगांव। अगला है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। तो बांका में नहीं, ये भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो ये भी गलत है। गोपाल प्रथम में नहीं बल्कि पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। ठीक है। तो 2 चीज़ है। कहाँ है ये? तो भागलपुर में है। और इसको कौन बनवाया था? तो धर्मपाल ने, धर्मपाल। और अभी हाल ही में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3-4-5 दिन पहले विक्रमशिला पुल जो है, विक्रमशिला जो पुल है जो भागलपुर और नगछिया के बीच में है, जिसे हम लोग पार करके कहलगांव की ओर जाते हैं, तो वो क्या हुआ है? तो वो टूट गया है बीच से विक्रमशिला पुल जो है आपका टूट गया है। और विक्रमशिला डॉल्फिन भी है। ठीक है। यही जो है आपका डॉल्फिन, क्या कहते हैं उसको, अभ्यारण्य भी है। आगे बढ़ते हैं कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नौ नालंदा जो है महाविहार जो है आपका पालियल अनुसंधान केंद्र के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। तो ये अजंता के गुफा में है। याद रखिएगा कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो अजंता में। यह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है। तो आत्मदहन जो है दोनों में क्या है? समान नहीं है, यानी कि दोनों में एक जैसा नहीं है। तो बहुत सारा दोनों में सिमिलरिटीज़ भी है, मतलब समानता है, लेकिन कुछ कुछ जो है इनमें भिन्नता भी है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे जैन धर्म की तरफ। इतना जो है बौद्ध धर्म की तरफ हम लोग देखें, जो कि PYQ बेस्ड जो है आपका टॉपिक है। अगला देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। ठीक है।
कुंडलग्राम में, और ये कहाँ है, वैशाली में, वैशाली में। ठीक है। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान स्थित है, तो ये है आपका पावापुरी में। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि तीर्थंकर जो थे, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो उसके पहले 23 तीर्थंकर थे, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो यहाँ जो है 24वें तीर्थंकर के बारे में दिया गया है, लेकिन हम लोग कुछ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि सब याद होना मुश्किल है। तो जैसे पहला दो याद कर लेंगे। पहला दो क्या है, तो आपके हैं ऋषभ देव और अजीतनाथ। तो ऋषभ देव अजीतनाथ के प्रतीक क्या है, तो बैल है और हाथी है। और एक और देख लेते हैं, वो है आपके संभवनाथ। तो इनके जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है। तो बैल, हाथी, घोड़ा, ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ, बैल, हाथी, घोड़ा। याद करेंगे ऋषभ देव के लिए बैल। ठीक है। जैसे ऋषभ देव, जैसे हर हर महादेव याद करते हैं, तो हर हर महादेव किससे रिलेटेड, नंदी से। तो नंदी कौन है, बैल है। तो ऐसे याद करें, ऋषभ देव तो इनका क्या है, बैल। अजीतनाथ, अजीतनाथ के लिए हाथी। ठीक है। और संभवनाथ, संभवनाथ के लिए क्या है, घोड़ा। तो संभव कब होगा, जब आप घोड़ा पर बैठ के जाएंगे तेजी से, तभी जल्दी रास्ता रास्ता में आप पहुंच पाएंगे। तो ये हो जाएगा घोड़ा। तो बैल, हाथी, घोड़ा, ऋषभनाथ, अजीतनाथ, संभवनाथ। अब देखिए, अब इतना तो आप याद कर पाएंगे नहीं, अब अंत में हम लोग 2-3 देखेंगे। ठीक है। तो अंत में भी 3 हम लोग देखेंगे। 3 कौन कौन है अंत में, तो आपका है सबसे पहले नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि। तो इनका क्या है, शंख। अरिष्ट नेमि का क्या है, शंख। उसके बाद है 23वें जो है तीर्थंकर, तो ये है आपके पार्श्वनाथ, और इनका क्या है, सर्प फन, यानी सांप का फन। 24वें है महावीर स्वामी, तो इनका क्या है, सिंह। तो 3 ऊपर और 3 नीचे का याद कर लेंगे, तो इतना में मुझे लगता है काम हो जाएगा। नेमिनाथ, 22वां पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। और इनका जो है चिन्ह क्या है, तो शंख है, सर्प का फन है और सिंह है। फिर अगर हम लोग शुरू में देखेंगे, तो शुरू में कौन है, तो आपके जो है सबसे पहले है कौन, ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ। बैल, हाथी, घोड़ा, बैल, हाथी, घोड़ा, ऐसे आप याद कर लेंगे। ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभवनाथ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, तो जुम्भिक ग्राम, ये गांव का नाम है जहाँ जहाँ जो है महावीर जी को कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र संबंधित है। तो ये जैन धर्म से दो चीज ध्यान रखें, त्रिरत्न। तो जब रत्न आ जाए तो ये है आपके जैन धर्म के लिए, रत्न आ जाए तो जैन धर्म के लिए, और पीटक आ जाए, पीटक, त्रिपीटक। तो त्रिपीटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज़न बहुत बार इसमें होता है। रत्न कब आता है, मोती, रत्न जो है मोती। ठीक है। ये किताब नहीं है, मोती क्या होता है, किताब नहीं है। ये आपके दर्शन है, जैसे कि दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में वो तीनों किताब है। आगे बढ़ते हैं। अब जैन संगीतीय के बारे में जो दिया गया है, जैसे कि बौद्ध धर्म हुआ था, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, इसमें 2। प्रथम कब हुआ था, तो 310 ईसा पूर्व में, 310 ईसा पूर्व में। और ये पहला कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी बिहार में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और कार्य क्या हुआ था, तो 12 अंगों की रचना। ये बात ध्यान रखेंगे कि पहला कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, और द्वितीय कहाँ हुआ था, तो वल्लभी में। लगभग 800 साल बाद ये आपका हुआ था वल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्धि गणी,
ठीक है, देवर्धि गणी। और विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से निर्धारण और संपादन। तो ये उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वल्लभी और पाटलिपुत्र। और इसमें आपको अध्यक्ष का भी नाम याद करके रखना होगा कि स्थूल भद्र। पाटलिपुत्रा में कौन थे? स्थूल भद्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, और किनकी अध्यक्षता में? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में जो है आपका ये जैन संगीति हुआ था प्रथम पाटलिपुत्रा। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व से पूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व मतलब सबसे पुराना कौन है? तो आपका 14 पूर्व ग्रंथ जो है महावीर, भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य था। तो आरंभिक शिष्य कौन था? तो जमाली। ठीक है, जमाली इनका दामाद था। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे तो मोखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मोखलीपुत्र गोशाल, मोखलीपुत्र गोशाल। और ये पूछा भी गया था आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोशाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीवक के द्वारा जो है बराबर की गुफाएं। और ये कहाँ है? जहानाबाद में, बिहार में बराबर की गुफाएं। और कौन बनवाया था? तो अशोक का जो पोता था दशरथ, तो दशरथ के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अगला है कि शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक, जैसे पाशुपत। पाशुपत के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश। लिंगायत, देखिए इसमें लिंगायत सबसे फेमस है और चर्चा में भी रहता है, न्यूज़ में। तो लिंगायत के कौन है? तो बासव। अगला है नाथ। तो नाथ के कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जो है, नाथ जो संप्रदाय है उसके कौन है? संस्थापक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक किसका देन था? तो गुप्त राजाओं का जो है देन अत्यधिक था। अब आगे देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व के राजनीतिक दशा। तो अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र राजधानी जो है किसने स्थानांतरित किया, यानी सब किसने बनाया? तो उदायन जो है एक आता है नाम राजा का, जो हर्यक वंश का था। तो उदायन के द्वारा जो है क्या किया गया? राजधानी को सर्वप्रथम क्या किया गया था? पाटलिपुत्रा को बनाया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर यहाँ है तो उस हो जाएगा, लेकिन उदायन जो है आपका होगा, उदायन। ठीक है, अगला है कि इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु पाटलिपुत्र बसाया, ठीक है, लेकिन राजधानी कौन बनाता है? उदयन। इन्हीं के देखिए उदयन जो है, उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया, उदयन के द्वारा। अगला है कि आरंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन था? तो मगध साम्राज्य का। तो कौन था? मगध का आपका राजगृह। अगला है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे, 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया तो लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी जो है वहाँ के शासक हुआ करते थे।
ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वैशाली। यहाँ गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था थी तो वैशाली, यानी कि रिपब्लिक सिस्टम था तो वैशाली में। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में और भागवती सूत्र में, दोनों ग्रंथों में, जो एक बौद्ध है और एक क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है और आपका एक जैन ग्रंथ है। आप कमेंट करके बताइए कि अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है और भागवती सूत्र किसका ग्रंथ है। कमेंट कर, पक्का कमेंट करिएगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाजन पद और उनका राजधानी और वर्तमान स्थिति, और एक क्वेश्चन जो है इससे निश्चित रूप से जो है पूछा जाता है। अभी जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि सुक्तिमती जो है किसका राजधानी है, तो चेदी का। ये पूछा गया था बिहार का 71 बीपीएससी का हिस्ट्री में क्वेश्चन ये पूछा गया था और हर बार पूछा जाता है, तो ये आपको जो है दरोगा में भी देखने के लिए मिलेगा। महाजन पद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। बिहार में कितना है, तो बिहार में 3 है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहले चंपा यानी अंग है, उसके बाद है आपका आगे 2 चंपा है यानी अंग है, चंपा है, उसके बाद वैशाली है और उसके बाद जो है मगध है। 3 जो है आपका बिहार में स्थित है। तो सबसे पहले देखेंगे चंपा, अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा, ठीक है, और ये है वर्तमान में कहाँ, भागलपुर मुंगेर में। अवंती का राजधानी कहाँ है, उज्जैन या महिष्मती, और ये मालवा मध्य प्रदेश में है। शूरसेन कहाँ है, मथुरा में, ठीक है, शूरसेन कहाँ है, मथुरा में, ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश। काशी का वाराणसी, ये आपको याद होगा, और ये जो है बनारस के आसपास। कौशल, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश। कौशल तो श्रावस्ती, और श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध जी जो है सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिए थे। कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ, ठीक है, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र। अभी बात चल रही है कि दिल्ली का नाम जो है इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। अगला है कंबोज का जो है नाम क्या है, कंबोज का राजधानी कहाँ है, तो ये है हाटक या राजपुर, ये का जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र। अशमक एकमात्र जो है महाजन पद है जो दक्षिण भारत में है, और इसका राजधानी कहाँ है, पोतन या पोटिल, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद। अगला है चेदी का है सुक्तिमती, तो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। चेदी का कहाँ है, सुक्तिमती। देखिए अशमक का पोतन, ये याद रखिएगा। कंबोज का हाटक, राजपुर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कौशल का श्रावस्ती, काशी का वाराणसी, शूरसेन मथुरा, अवंती उज्जैनी, महिष्मती, अंग का चंपा। पांचाल, अहिच्छत्र या दक्षिणी पंचाल, और ये भी उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो है महाजन पद का है उत्तर प्रदेश में। वज्जी जो है वैशाली, ठीक है। वत्स ये आपका जो है ये भी बिहार में है। वत्स कहाँ है, कौशाम्बी। मगध कहाँ है आपका, तो गिरिव्रज, राजगिरी। अभी वर्तमान में कहाँ है, पटना, नालंदा, बिहार। मत्स्य जो है विराटनगर। मत्स्य कहाँ है, ये राजस्थान में है आपका, जयपुर। मल्ल जो है आपका पावा और कुशीनरा या कुशीनगर, जहाँ भगवान बुद्ध का देहांत हुआ था या निर्वाण प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थनगर। और अगला है गांधार, ये जो है आपका कहाँ है, पाकिस्तान, और इसका राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति भी पूछा जा सकता है, और राजधानी देकर राज्य पूछा जा सकता है, या राज्य देकर राजधानी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अंग जनपद की राजधानी थी, जैसे देखिए तो चंपा, ठीक है, चंपा।
अजातशत्रु के वंश का नाम था तो हर्यक वंश। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किस वंश ने शासन किया तो मौर्य वंश ने। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था तो जीवक था। किसके चिकित्सक तो बिंबिसार के। अगला है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो धनानंद। ठीक है, धनानंद को जो ही हरा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे चाणक्य की मदद से। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। तो मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करते थे तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासन, तीनों मिलकर जो है भौतिक संस्कृति था उसके प्रचार प्रसार करते थे। अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में देखते हैं क्या क्या है। भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई तो चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त, और इनके बुक का क्या नाम है तो मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त और बुक का क्या नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है एक नाटक बुक है। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त की पहचान किस रूप में सैंड्रोकोट्स तो कौन किसने किया था तो विलियम जोन्स। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कि राजनीतिक नीतियाँ किस पहलू पर प्रकाश डाला है तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। किसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र। जैसे कि यहाँ लिखा है अर्थशास्त्र तो इसको इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि पॉलिटी से कनेक्ट करना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य तब बना था तो ये बना है लकड़ी से। ये 84 पिलर का महल था आपका। पिलर जो है आपका ये पत्थर का है और छत और फर्श जो है आपका लकड़ी का था। ठीक है, और ये कहाँ है तो बिहार पटना में कुम्हरार में था। अभी आप बिहार म्यूजियम में जाएंगे तो सब देखने के लिए मिलता है। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य। दक्कन तक चढ़ाई किसने किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिसने यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो वो कौन था तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य के सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के, तो ये 4 ऑप्शन वाला था तो अभी इस ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका। अगला है प्रशासनिक समिति और उनके कार्य। 6 जो है समिति बना हुआ था और इसके बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है तो जो इंडिका है, इंडिका जो मेगास्थनीज का बुक है, इंडिका मेगास्थनीज का बुक जो है इंडिका है, उससे समितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। प्रथम समिति है उद्योग और चिकित्सक कार्य के निरीक्षण। अब इससे क्वेश्चन तो आता नहीं है, एक बार अभी तक आया नहीं है, बट इतना याद करना है कि 6 समिति था और एक समिति में जो है 5 लोग थे, इतना याद रखिएगा। तो 6 गुना 5 30 लोग होते थे टोटल। अगला है कि अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ एवं अध्यक्ष। ठीक है, कोई कुछ तीर्थ और उसके अध्यक्ष। कौन किसके अध्यक्ष होते थे तो पुरोहित किसके अध्यक्ष होते थे तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान पुरोहित। जो युवराज कौन होता था तो राजा का पुत्र होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। समाहर्ता तो राजकीय करों का संग्रह करता, जो अभी वर्तमान में भी यही लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए समाहर्ता। अगला है सन्निधाता तो ये है राजकोषीय कोष का अध्यक्ष। अगला है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो कौन है तो लक्षणाध्यक्ष आपके कौन है तो मुद्रा जारी करना, इनका काम क्या है मुद्रा जारी करना। आंकड़ा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। ठीक है,
प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सब क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब क्वेश्चन का लेवल जो है आपका बढ़ेगा, डीप होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हमेशा। सीता अध्यक्ष, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीता अध्यक्ष किसके लिए था? तो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अगला है दंडपाल, तो दंडपाल जो है पुलिस के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद है सूनाध्यक्ष, तो बूचर खाना का प्रमुख होता था। गणिकाध्यक्ष, तो वेश्याओं का प्रमुख। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी, तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्रा में आपके बौद्ध सभा को जो है आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइए। पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र, ऐसे करके याद है, पुत्र दोनों में है तो ऐसे याद कर लेंगे। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्रमुख भाषा में है, तो प्रमुख भाषा कौन सा है? तो प्राकृत भाषा में है। और लिपि कौन सा है? कमेंट करके बताइए। ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृत में। वो महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो गांधार, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसका राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस कथन पर विश्वास किया तो किसने? तो रोमिला थापर ने। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। ये बात किनका कहना है? तो रोमिला थापर के। ये कौन है? हिस्टोरियन है। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो महावंश कौन है? तो ये एक बुक है। तो कब बैठा था बिंबिसार? तो बिंबिसार बैठा था 15 वर्ष की आयु में। ठीक है। फिर है मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियाँ। तो सैन्य प्रशासन समितियाँ जो है किसके लिए बना होता था? जल सेना से संबंधित, रसद सामग्री से संबंधित, पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए अश्वारोही सेना, गज सेना और रथ सेना। ये समितियाँ जो है, ये कौन सी समितियाँ हैं? तो सैन्य प्रशासन समितियाँ हैं। ये सैन्य प्रशासन से रिलेटेड जो समितियाँ हैं ये, और ये भी कितने हैं? तो ये भी आपके 6 हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि प्रथम जल के लिए, दूसरा रसद यानी खाना पीना के लिए, तीसरा पैदल के लिए, चौथा जो है घोड़ा वाला, पांचवा जो है हाथी के वाला, गज वाला, और छठा जो है रथ वाला। ये समिति था। तो जल के लिए, रसद के लिए, पैदल चलने वाले, घोड़ा से चलने वाले, हाथी से चलने वाले, रथ से चलने वाले, सब के लिए समिति था। अगला है कि सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है, गलत भी होता है, तो गलत नहीं होना चाहिए। अब पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अधिकारी कौन थे? तो पुष्यगुप्त। शासक कौन है? फिर देखिए दो जी है कि चंद्रगुप्त के समय कौन निर्माण करवाता है? तो पुष्यगुप्त के द्वारा। उस समय अधिकारी जो था वो निर्माण करवाता है। और अशोक के समय तो तुसास जो है वो करवाता है। ठीक। फिर अगर आगे देखेंगे तो रुद्रदामन के समय कौन इस जो है सुदर्शन लेख को ठीक करवाता है? तो सुविशाख। और उसके बाद सबसे बाद में कौन करवाता है? तो स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ऐसे याद करके रखेंगे कौन कौन जो है सुदर्शन लेख से रिलेटेड है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था? तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में जो है अशोक के द्वारा बहुत सारा जो है शिलालेख लिखा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख। और इसको डिकोड किसने किया था? तो प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने जो है पहली बार इसको डिकोड किया था। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखे जाती थी। तो एक ही लिपि था उस समय जो अशोक के समय खरूस थी, जिसको दाएं से बाएं लिखते हैं, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था।
अपने शिलालेख में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, तो किसमें बताया? तो भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में जो है खुद को क्या बताया? मगध का राजा। अगला है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है जो है 13वें बृहद शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता। धम्म जो है ये क्या है? आपका रॉयल ऑर्डर था। अगला है मेगास्थनीज दूत था? तो सेलुकस का। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस का। और सेलुकस के बेटी से जो है चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करते हैं। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन किस विषय 7 वर्गों में विभाजन का विषय रूप में उल्लेख किया गया है? विशेष रूप में तो देखिए 7 वर्णों का जो है 7 वर्णों में विभाजन, 7 वर्गों में विभाजन कौन किया था मौर्य साम्राज्य को? तो वो किया है मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के समय जो है समाज कितने भागों में बटा हुआ था? 7 भागों में। अगला है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियों में विभाजित किया, यानी कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया जाता है? तो पाटलिपुत्र का प्रशासन के बारे में इंडिका में जो है दिया गया है। अगला है मेघासनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है आपका इंडिका। ठीक है। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये है इंडिका। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, इंडिका। मेघासनी की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लेंगे। रिपीट होने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन एटलीस्ट याद होना चाहिए और एग्जाम में 1 नंबर आपका बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर से जब रिजल्ट नहीं होता है तो उस दुख को जो है आप ना किसी को बता सकते हैं ना खुद बर्दाश्त कर पाते हैं। अशोक द्वारा धर्म के प्रशासन के लिए भेजे गए प्रचारक सोन एवं उत्तरा। धर्म प्रचारक सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि बर्मा में भेजा गया था। महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका, जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे। उसके बाद है मंजातिक, तो इनको भेजा गया जम्मू कश्मीर में। महारक्षिता को यमन राज्य में। ठीक है, इन लोगों को भेजा गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, ये भारत में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तक्षशिला जो है भारत में वर्तमान में नहीं है। और यहीं के यहाँ पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य जी ने किया था, और साथ ही साथ यहाँ के शिक्षक भी थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृद्धरथ। अगला है मौर्य उत्तर काल। जिस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो किस अभिलेख में? तो जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख को किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन लेक एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदामन। ये बात जो है जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है, और ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में। दोनों एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग, मियांडर, विम कटफिशेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो विम कटफिशेस। विम कटफिशेस जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा पर, यानी व्यापक पैमाने पे जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कन्नौ या कण्वा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश, जैसे कि पुराण भी जो है आपका क्या है, लिटरेरी सोर्स है, जिससे कि इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण किसके बारे में, तो मौर्य काल के बारे में बात करता है। मत्स्य पुराण तो आंध्र और सातवाहन तथा शुंग वंश के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होता है। कला की गंधार शैली, गंधार शैली ध्यान रखिएगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कुषाणों के समय। गंधार शैली को जो है इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक आर्ट, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा लेक के साथ। अगला है कि दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविष्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो खारवेल का, ठीक है, खारवेल का। अगला है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था तो महामेघ वाहन वंश चेदी से, ठीक है, चेदी वंश से। अगला है गुप्त एवं गुप्तोत्तर वंश, यानी गुप्त और उसके बाद वाले वंश। प्राचीन भारत का नेपोलियन, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। अगला है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा, तो किसके पास भेजा था, समुद्रगुप्त के पास ही भेजा था। और ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिए, किसने भेजा था, मेघवर्मन ने। किनके पास भेजा था, तो समुद्रगुप्त के पास। किस लिए, तो बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या का सत्ता की प्राप्ति की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि गुप्त सम्राट इसने हुणों को पराजित किया, तो ये है स्कंदगुप्त, जो किसको पराजित करते हैं, हुणों को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो फाहियान जो है किसके शासनकाल में आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन काल में आता है, तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकेंड, और वेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन। अब है संप्रदाय एवं संस्थापक, कौन सा संप्रदाय है और कौन कौन जो है इसके संस्थापक है, ठीक है, मत है और इसके संस्थापक है। पहला है अद्वैतवाद, तो आदि शंकराचार्य, और संप्रदाय का नाम क्या है, तो दशनामी। आदि शंकराचार्य, अद्वैतवाद, और संप्रदाय का नाम दशनामी। अगला है वैष्णव, मत क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद, और इसके संस्थापक कौन है, रामानुज, और इनको रामानुजाचार्य भी कहा जाता है, और रामानुज, ठीक है, आचार्य भी लगाया जाता है इनके में, रामानुजाचार्य। तो इनका क्या है, वैष्णव और विशिष्ट। इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंट पूछा हुआ था। तो विशिष्ट, और विशिष्ट कौन होते हैं, तो राम जी, तो रामानुजाचार्य। विशिष्ट कौन है, तो राम जी। अगला है ब्रह्मद्वैत, या इसको आनंदित तीर्थ, और ये है माधव। फिर है रुद्र शुद्ध द्वैत, तो वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। और अगला है सनक संप्रदाय, और इसके हैं द्वैताद्वैत और निम्बकाचार्य के लिए द्वैताद्वैत, 2 बार द्वैताद्वैत, ठीक है। और इसके कौन है, ये संप्रदाय कौन सा है, सनक। तो सनक याद रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सनक संप्रदाय जो है किनसे जुड़ा हुआ है, तो निम्बकाचार्य से। और ये किसके, इनका मत क्या था, तो द्वैताद्वैत।
ठीक है, द्वैताद्वैत। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरूच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, लेकिन इसके अलावा भी बंदरगाह थे जहाँ से उत्तर भारतीय लोग व्यापार करते थे, भरूच, कल्याण, काम्बे। अगला है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये कौन किया था? तो ये किया था आपके आर्यभट्ट ने। ठीक है, कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है जिसके कारण दिन और रात होता है। अगला है नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। तो गुप्त काल की है। क्रमिक पतन जो है गुप्त काल की जो है एक विशेषता है। जिस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान, तो ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसने किया? तो गुप्त काल में, गुप्त वंशों ने। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। तो उल्लिखित कहाँ है, किस अभिलेख में जो है? विधवा दहन यानी कि जो है सती प्रथा के बारे में बात किया गया है। तो भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख में, भानुगुप्त के एरण्य अभिलेख में, एरण्य स्तंभ अभिलेख में। स्तंभ का मतलब होता है पिलर। मौर्य काल में शीशे के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किया गया। तो सातवाहनों द्वारा। मौर्य उत्तर काल में सबसे ज़्यादा शीशे का सिक्का कौन जारी करता है? तो सातवाहन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है तो हरिसेन। हरिसेन जो है किसके लेखक है? इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। अगला है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई थी। तो खारवेल द्वारा। बराबर की गुफा, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी, इसको कौन विजिट कर लेता है? तो खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो भूमि राजस्व की दर थी 1/6। और सबसे ज़्यादा किसके समय काल में था? तो 1/2 अलाउद्दीन खिलजी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, यानी धर्मशास्त्रों में भी 1/6 है, लगभग 16% के आसपास। ठीक है, तो सही तो है, 16% ज़्यादा टैक्स नहीं है। अभी तो सर्विस टैक्स 18% लगता है। एजुकेशन पे भी सर्विस टैक्स लगता है 18%। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत भूमि का मतलब होता है जिसको जोती हुई, बिना जोती हुई जंगली भूमि। अप्रहत अ लग जाता है तो बहुत बार जो है वो निगेटिव टर्म में चला जाता है। तो बिना जोती हुई भूमि। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो 1518 में। हर्षवर्धन के समय आया था तो वेनसंग। अभी देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि फाहयान आया था। तो फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड। फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। और वही वेनसंग जो है किसके शासनकाल में आता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो दोनों बात जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे है जो कुछ प्रमुख संप्रदाय है और उसके संस्थापक हैं। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको बताते चलूँगा। श्री वैष्णव तो जो है आपका रामानुजाचार्य। ठीक है। आजीवक, आजीवक के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो मोगलीपुत्र गोशाल।
एक और था इसमें जो तो इसमें बहुत सारा जो है आपका जो है संप्रदाय दिया हुआ है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परमाणु सिद्धांत का मतलब होता है एटॉमिक थ्योरी। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किस में किया गया है? तो वैशेषिक में। ठीक है, इस दर्शन में जो है एटम थ्योरम के बारे में जो है एटॉमिक थ्योरम के बारे में बताया गया। वर्धन राजवंश की स्थापना की तो पुष्यभूति ने। वर्धन वंश से कौन था? तो हर्षवर्धन। अगला है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। ये याद रखेंगे, हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने। कभी वाण निवासी था तो कीर्तिकुट गांव बिहार। तो ये कहाँ का निवासी था? तो पृथ्वीकुट गांव निवास। अगला है हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसंग। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वेनसंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा। अब है गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश, स्थान और प्रमुख शासन। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग टिक करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं बस पढ़ के छोड़ देंगे। परवर्ती गुप्त, स्थान जो है मगध और प्रमुख शासक जो था महासेन गुप्त। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, तो इसका राजधानी कहाँ था? तो थानेश्वर। और प्रमुख शासक तो पुष्यभूति, प्रभाकवर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। मैत्रक वंश तो वल्लभी, इसके प्रमुख शासक तो भट्टारक, धर्मसेन और धर्मसेन चतुर्थ। मौखरी वंश, तो इसके संस्थापक मतलब इसका स्थान कहाँ था? कन्नौज। और इसके प्रमुख शासक कौन थे? तो हरि वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा। चंद्रवंश जो है बंगाल और इसके प्रमुख शासक तो शशांक। शशांक पे ही आरोप लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है चीनी यात्री वेनसंग जो है अध्ययन किया था। देखिए वेनसंग से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुसलमान, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और कौन था? बख्तियार खिलजी। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल। अगला है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से रिलेटेड प्रश्न। तो इसमें है 9वीं शताब्दी में चोल वंश का पुनरुत्थान हुआ तो विजयालय द्वारा। तो विजयालय कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक। और राजधानी तो तंजौर। वो भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो चोल वंश। ठीक है, चोल वंश। और राजा जो है राजा ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है, जो मंदिर है, उसके लिए। राजराजेश्वर मंदिर भी उसको कहते हैं। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ तो कदम्ब का जो है संगम साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो है कपास के व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। अगला दक्षिण भारत के संगम, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। ठीक है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है? तो केंद्र जो है अध्यक्ष है और इसके सदस्यों की संख्या। तो हम लोग को क्या याद करना है? कोशिश करेंगे केंद्र याद कर लें और अध्यक्ष याद कर लें।
तो पहला केंद्र क्या है? मदुरै। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम का है कपाटपुरम। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त, बाद में तोल्कापियर। उपलब्धि क्या है? तो तोल्कापियम का ग्रंथ जो है, तोल्कापियम, इसका निर्माण पूछा भी जाता है कि तोल्कापियम किससे रिलेटेड है, तो ये तमिल ग्रामर से संबंधित है। तृतीया जो कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई। तो एक मदुरई और तीसरा जो है उत्तरी मदुरई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नकीरर। और इसमें क्या क्या जो है, कौन से ग्रंथ जो है इसमें तैयार हुए? तो एत्यू तौगे, उसके बाद है पत्तू पत्तू, उसके बाद है परिपादल। पर ये तीनों ग्रंथ जो है इसमें संकलित किए गए। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? तो इम्पोर्टेंट है आपका केंद्र। इम्पोर्टेंट है आपका केंद्र। और उसके बाद द्वितीय पूछा जा सकता है कि किस संगम में जो है तोल्कापियम का संग्रहण, तोल्कापियम को जो है संकलित किया गया? तो द्वितीय संगम में। ठीक है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। ठीक है, चेर ने किए थे। दक्षिण भारत के मंदिरों का के आकर्षण द्वार कहलाते हैं? तो गोपुरम। जो बड़ा सा गेट होता है प्रवेश करने के लिए मंदिर में, उसको कहते हैं गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बेश्वर रार मंदिर। कांचीपुरम में स्थित कौन सा मंदिर है? तो एकाम्बरेश्वर रार मंदिर। ठीक है। ये सब देखिए, ये सब नया नया क्वेश्चन है और ढंग का क्वेश्चन है। ये सब बाउंसर है, क्योंकि साउथ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए। अगला है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराज प्रथम। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, राजराज प्रथम। और यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि प्रमुख राजवंश से संबंधित राजधानियाँ। तो राष्ट्रकूट का राजधानी का है? तो मलखेर या मान्यखेत। पांड्य का जो है मदुरई। ठीक है। चोल का जो है तंजावुर। होयसल का जो है बिलेविड। प्रारंभिक राजधानी बेलूर। अब है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य और साहित्य क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखादत्त। और इसी में जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। कालिदास के जो है आप बुक आप ध्यान रखेंगे, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतला, ये सब कालिदास का है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। और ये जो है पहला जो है सिस्टमेटिक हिस्ट्री का बुक है। और किस जगह के बारे में ये बात करता है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करता है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लिखी गई है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कामंदक के द्वारा। यानी इसके लेखक कौन है? कामंदक। नीतिसार कामंदक। फिर से याद करिए, नीतिसार कामंदक। नीतिसार के लेखक कौन है? कामंदक। अगला है कालिदास के कुमार संभव में पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है? तो कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। अगला देखेंगे कि किरार्तर जूनिये पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारवी ने। किरार्तर जूनिये पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारवी ने। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट जो है आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर खत्म। भारवी। किरार्तर जूनिये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारवी ने। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास। तो भारवी और भास में जो है आपको अंतर समझ में आना चाहिए। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? तो भास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। विद्वान एवं संबंधित विद्या
तो देखिए ये विद्वान और संबंधित विद्या उनका देखेंगे तो चरक जुड़े हुए हैं चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त जो है जुड़े हुए हैं गणित से, महावीर जो है ज्योतिष से, और विशाखा दत्त जो है नाटककार है। और इनका बुक का नाम क्या है तो मुद्रा राक्षस। ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वरामिहिर ज्योतिष, विशाखा दत्त नाटककार। अब पूर्व मध्यकाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ के ताम्रपत्र तो जावा सुमात्रा से जो ताम्रपत्र मिले हैं वहाँ से पता चला है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से तो जावा सुमात्रा से। ठीक है। और जावा सुमात्रा कहाँ है तो ये भारत है, और ये भारत के बाद जो अंडमान निकोबार है उसके बाद से ये सब एरिया जो है इंडोनेशिया के आसपास। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से क्या किया 5 ग्राम दान देने के लिए प्रार्थना की। तो बालपुत्र देव स्वर्ण भूमि का राजा था, और क्या किया ये 5 गांव जो है दान में मांगा। किस लिए तो बौद्ध विहार के जो नालंदा है बौद्ध विहार उसके रख रखाव हेतु। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंद्रप्रदायी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में स्थित है, तो उदंतपुर या उदंतपुरी जो है बिहार में है। विक्रमशिला नाम प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार बंगाल के किस शासक ने की तो बिहार बंगाल के शासक कौन थे धर्मपाल। कश्मीर का अकबर जो है कौन था तो जैनुल आबिदीन जो है कौन था तो जम्मू कश्मीर का अकबर इसको कहा जाता था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था तो नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था तो नान्यदेव। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था तो हरि सिंह। 2 पॉइंट जो है याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध था सुल्तान तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो देखिए यहाँ तक जो है आपका जो शॉर्ट में जो है आपका एक रिवीजन हो गया बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तो ये आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो था PYQ वो भी इसमें हम लोग देख लिए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही दोस्त के साथ शेयर भी करिए, और अगर स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि आपका समय कम लगे और आप वीडियो भी जो है पूरा देख लें। तब तक के लिए धन्यवाद। नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको जो है इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।